चाणक्य एक बात कहते थे कि दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि आपने भेड़ चुराई है, दंड इसलिए दिया जा रहा है कि कोई दूसरा भेड़ नहीं चुराए। जहाँ कहीं भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है उनको ऐसी सजा मिले कि सर रूह कांप जाए। एक बार मेरे आज 10वीं क्लास का एक बच्चा था, उसने कहा कि सर 2 साल बाद में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा क्या, किस लेवल की तैयारी करें। मूल बात तो यही है कि उस बच्चे का भरोसा इस सिस्टम से उठने लग गया। तो आप एनटीए की बात करो चाहे किसी सिस्टम की बात करो। नीट 2026 के कैंसिल होने की खबर 22 लाख से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स और उनके परिवार के लिए एक झटके जैसा है। लेकिन ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स और उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा नगरी सीकर में बहुत सारे फैकल्टीज़, टीचर्स और मैनेजमेंट के लिए भी है, जहां पूरे देश भर के नीट एस्पिरेंट्स भरोसा करते हैं, यहाँ आते हैं, उनके परिवार के लोग, गार्जियन उनके यहाँ पर आते हैं, उनके साथ रहकर वो नीट की तैयारी करवाते हैं। और ऐसे में नीट का कैंसिल हो जाना एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन ये किस तरीके से उन्हें प्रभावित करता है, स्थिति कितनी बुरी है और इस स्थिति के बाद उबरने का रास्ता क्या है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे नवजीवन नीट एकेडमी के डायरेक्टर शंकर जी बगड़िया सर से। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सर, जब आपने सुना कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है और पेपर लीक हुआ है, आपने तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, हर साल बहुत अच्छे परिणाम आप अपने साइंस स्कूल से देते हैं। इस बार आपका नीट एकेडमी का पहला बैच था। सर, ये दिनेश जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक शिक्षक होने के नाते, एक बच्चे की मनोदशा समझने के नाते यदि मैं बात करूं, तो ये उस बच्चे के लिए एक इतनी बड़ी दुर्घटना है कि उसको लगता है कि मृत्यु जैसा एहसास शायद होता होगा। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस रूप में भी है कि उसका भविष्य उस स्थिति पे आप जाकर के सोचें कि एक बाल मन पे उस समय जब वो अपनी भविष्य की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ रहा है कि पूरा का पूरा परिवार उसके साथ लगा हुआ है, और उस सिचुएशन में और उस 17-18 साल की उम्र में अपने फ्यूचर को प्लान वे में वो करने की कोशिश कर रहा है, पूरी ऊर्जा लगा रहा है, तो उस समय निश्चित रूप से उस के दर्द को समझ पाना अपने लिए शायद समझ सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं समझ सकते। लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके पास अभी एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद में काफ़ी सारे पेरेंट्स के या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए होंगे, या री नीट के लिए स्टूडेंट्स वापस पहुंच रहे होंगे, तो उनमें से किसी ने बात हुई, किसी ने अपना दर्द या अपनी परेशानी साझा की हो? दिनेश जी, दर्द बहुत बड़ा है। अभी आज पूरे दिन से वही फ़ोन आ रहे थे, जो बच्चे अपने आप को सिलेक्ट मान करके उनका जो एनटीए के स्कोर के हिसाब से उन्होंने अपना सब कुछ, बस वो उनका डिस्कशन ये था कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि ये कॉलेज मिलेगा, उस डिस्कशन पे पहुंच गए थे। और निश्चित रूप से उन बच्चों के पेरेंट्स इतने दुखी होकर के बात कर रहे थे, तो वो पीड़ा आज पूरे दिन से मैं देख रहा था कि अब आप सर वहाँ पे कोई कमरे की व्यवस्था दोबारा हो पाएगी, तो दोबारा उसको रिशेड्यूल करना है। तो मैं समझता हूँ कि उस पेरेंट्स जिसको उसके बच्चे के भविष्य के लिए वो 3 जगह हो रहे थे, 3 जगह चूल्हे जल रहे थे उनके। गांव में घर छोड़ करके उसकी मदर फादर वहाँ आ रहे हैं, उसके जो फादर हैं वो कहीं सर्विस में, कहीं अपनी तपस्या करके उस परिवार को चला रहे हैं। तो वो न्यूक्लियर जो व्यवस्था थी उसमें इतनी खराब स्थिति आई है कि वो पेरेंट्स की हालत पे और बच्चे की हालत पे समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो ये है कि जिस अकोमोडेशन में, जिस व्यवस्था में एक बच्चा 2 साल से अपनी तैयारी कर रहा था, कि इस जगह बैठ करके अपनी तपस्या कर रहा था, ऐसा एक इन्वायरमेंट था, उसके सामने बाहर निकल के आंटी से चाय पीनी है या ये करना है वो करना है, वो सब चीज़ें उसकी अव्यवस्थित हो गई। और वो स्थितियाँ, एक चारों तरफ की स्थितियाँ जो बनती हैं, निश्चित रूप से 18 साल के बच्चे के लिए लगभग मैं मान के चलूँ तो बहुत ही पीड़ादायक है। सीकर पिछले कुछ सालों से बेहतरीन परिणाम दे रहा है, पिछले 2 साल से तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी दे रहा है। ऐसे में अभिभावकों का भरोसा सीकर पे बढ़ना है, यहाँ पे और ज़्यादा बच्चों का आना है। बहुत सारे बड़े बड़े पहले से जो नीट के लिए गढ़ बने हुए थे, उनसे भी निकलकर बच्चे यहाँ पर आ रहे थे। और सीकर को एक, क्योंकि छोटा शहर है, बहुत ही अच्छे से टीचर्स का, फैकल्टीज़ का मैनेजमेंट, हॉस्टल, ये सब बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है। अब ऐसे में नीट का पेपर लीक हो जाना और उसमें सीकर को ज़बरदस्ती हाईलाइट करना ताकि इसको डिफेम कर सकें, ऐसे सिचुएशंस के बाद में क्या लगता है आपको? सर, ये जो सिचुएशंस हैं, ये सीकर उभरते हुए हमारे सीकर के लिए बहुत ही टिपिकल हैं। इनसे लड़ना एक बहुत अलग चैलेंज है।
निश्चित रूप से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो ड्रॉबैक्स थे वो सीकर में नहीं थे, और सब लोग बहुत अच्छी मेहनत करके इसको शिखर तक ले जा रहे थे एजुकेशन में। तो ये 2 घटनाएँ हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और आगे से इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पूरे इस एजुकेशन सिस्टम को मिलकर के इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, और सब लोगों को ये आगे आना पड़ेगा कि साहब इसमें जो भी हो, दुर्घटना तो एक बार हो सकती है साहब, ये बार-बार जब हो रहा है ये सब चीज़ें, तो ये एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी मानसिक की पीड़ा है कि अब दुर्घटना एक बार हो सकती है, बार-बार थोड़ी हो सकती है, वैसी की वैसी स्थितियाँ बार-बार नहीं। तो इसमें जहाँ कहीं भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है, उनको ऐसी सज़ा मिले कि सर रूह काँप जाए एक बार वो ये समझें कि इसमें ठीक है, सीकर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा उभरता हुआ शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की यहाँ ड्रॉबैक्स नहीं है, और वो चीज़ें कैसे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हो तो साहब एक अकेले की कहाँ बात करोगे आप, कैसे बात सही करेंगे, बात अपने है। सब चीज़ों को समझे कि आप पेपर किस लेवल पे लीक हो रहा है, क्या स्थिति है। एक बच्चे को तो आपके चैनल पे मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, आपका वो अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि बच्चे को तो इस लेवल पे उसकी तो मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे उसको क्रश किया जा रहा है, उसको डिमोलाइज़ किया जा रहा है कि तेरे पेन के चेन है तो तेरे जेब काटना पड़ेगा, और वो सिचुएशन आपने जो दिखाई थी बड़ी दर्दनाक है, और ये पता नहीं कि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता और सब लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही पीड़ादायक है। दिनेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये यहीं नहीं रुका, ये भारत एक बहुत न्यूक्लियर स्टेट है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह है, क्या भारत के लोकतंत्र, भारत की व्यवस्था और क्या भारत की सरकार के सामने इतना बड़ा चैलेंज बन सकता है कि उसको चैलेंज दे रहा हो? उन व्यवस्थाओं को कैसे वो चैलेंज दे सकता है? कोई सिस्टम में इतना लूप होल कैसे नहीं मिल सकते हैं? ये सब चीज़ें सर सोचने की हैं, और बड़े नेशनल लेवल पे सोचने की हैं, देश के स्तर पे सोचने की बातें हैं ये, और देश के लिए नई एक प्लानिंग के साथ बात करनी चाहिए। सब ऐसे लोगों का, दिनेश जी आप ये सोच के देखें कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ये अपना हौसला इस रूप में बढ़ा रखा है कि हम तो ऐसा करेंगे, कोई क्या कर लेगा हमारा, ये हो रहा है साहब। बिल्कुल, क्योंकि पहले एक समय था जब AIPMT होता था जी, और CBSE एग्ज़ाम कराता था, तो CBSE मेरे एग्जाम सुनने में ये आया कि उस वक्त बहुत नीट एंड अच्छा क्लीन पेपर सर, आता था और नीट कोई एंड दिक्कत क्लीन, नहीं और होती थी। कोशिश से मतलब सीबीएसई जब एग्जाम कराती थी तो ऐसे लगता था कि एग्जाम का लेवल भी होता था, पेपर का लेवल भी होता था, और एक सिस्टम था। CPMT भी हुआ, RPMT भी हुआ, सब सिस्टम में थी। यूनिवर्सिटीज RPMT को यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैंडल करते थे, तो सब सिस्टम थे। अब पता नहीं टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो टेक्नोलॉजी लीक करने के लिए भी बढ़ी है, तो उतना ही साइमल्टेनियसली वो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी तो बढ़ी है ना। बिल्कुल। उनको क्यों यूज नहीं लिया जा रहा है कि आपको हर चीज़ को आप एक निगरानी कमेटी, और कैसे कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है सब, या आप पेपर का काम करवा के भूल जाते हैं, और जब स्थितियां याद आती हैं तब अपने सब समझ में आती है। सर बड़ी विचित्र स्थिति है, सबसे बड़ी विचित्र स्थिति दिनेश जी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। आप ये देखो उस बाल मन में कितनी बड़ी कुंठा होगी इस व्यवस्था के प्रति, जो आज बिल्कुल। 18 साल का, जिसके सपने टूट रहे हैं, जिसके परिवार में उसको पता था कि स्ट्रेटेजी के साथ वो परिवार मुश्किल से 2 साल तैयारी करवा पा रहा था, बाई दे वो बच्चा एक बार सिलेक्ट हो गया, अब नहीं हो पाए, तो उसके जीवन में कितना बड़ा एक मन मस्तिष्क पर कितना रोष, इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश रहेगा, कितनी निराशा रहेगी, उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इवन द मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो 9, 10th, 11th, 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सपने तो साहब अभी 8th क्लास से पेरेंट्स और बच्चे तो देखने लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, और तभी फाउंडेशन में मेरे बच्चे आते आज हैं। 10वीं क्लास का एक बच्चा था, उसने कहा कि सर 2 साल बाद में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा क्या, किस किस लेवल की तैयारी करें, हाँ, कैसे करें। तो उन बच्चों के जो यक्ष प्रश्न आ रहे हैं, अब 9th क्लास के एक बच्चा ये देख रहा है कि यार 5 साल बाद में तैयारी करूं, यही सिचुएशन रहेंगी, तो मैं क्यों करूं, या किस लेवल पे करूं, क्या करूं। एक बाल मन कितनी बड़ी पीड़ा अपने अंदर ले सकता है, वो इन स्थितियों पे लड़ना, और इन स्थितियों के बारे में भारत की सरकार और भारत के सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी कितना बड़ा खतरा बन सकती है, कि जिसके ये कि यार मेरे सपनों के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो मैं क्यों करूं। दूसरी बात यह कि जिस प्रोफेशन को, डॉक्टर का प्रोफेशन तो एक दिल से करने वाला काम है, जब उसके साथ पहले से चीटिंग हो रही है और बड़ी मुश्किल से वो बचा करके उस चीटिंग से बचा करके वहाँ पहुँचा, तो आप उस बच्चे से कैसे अपने प्रोफेशन के प्रति बिल्कुल वो टॉलरेंस रहे और वो उसके लिए नैरोनेस नहीं रहे, ये बात आप अपन कैसे सोच पाएंगे। सब चीज विषय वस्तु जो है वो चिंताजनक है,
और इस पे सब एजेंसियों को, सब चीज़ों को सोच करके बात करना ज़रूरी हो गया है, लाजमी है। और जो भी एजुकेशन का ढंग से, ईमानदारी से अपन जो सब लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है कि एक बाल मन हमसे क्या आशा रखता है और हम कैसे उसको सेटिस्फाइड कर पाएँ। ऐसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। काफ़ी विकट परिस्थिति, और जो लोग इस सब चीज़ों से फेमिलियर नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि पहले सीबीएसई एग्ज़ाम कराता था, तो 2018 के लगभग एनटीए का गठन किया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और तब से एनटीए ये नीट और कई तरीके के और एग्ज़ाम जैसे सीयूईटी, जेट, नेट, इस तरह के एग्ज़ाम्स करवाने लगा। और तब से 2024 में पेपर लीक हुआ, अब 2026 में पेपर लीक हुआ। ये तो सिर्फ नीट के हैं, बाकी के जैसे नेट का पेपर है तो वो भी लीक हुआ। इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, और उसके बावजूद सरकार इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और बात करें अगर एजुकेशन मिनिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान की, तो उनके देखिए कि 2024 में उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और किसी मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं है। कोई 2024 में जिनका जो उस वक्त एनटीए के डीजी थे, आज उन्हें वहाँ से हटाकर बहुत अच्छी पोजीशन ऑलरेडी मिल चुकी है। जो लोग 2024 के कल्प्रिट थे, जिन्होंने जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ, आज उनको क्या पनिशमेंट मिली किसी को नहीं पता है। 5 दिन 10 दिन खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ आज हमें नहीं पता, कि वो जेल में है कि नहीं है, कि या बेल मिल के वो अपना आराम से काम कर रहे हैं, कुछ खबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक है 10 दिन में 15 दिन में उनको पनिशमेंट मिल गई, तब तो मैसेज जाएगा कि हाँ अगर हमने भी ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। राइट। तो आने वाले टाइम में जब स्टूडेंट्स की ऐसी मनोस्थिति रही, तो सीकर पे तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और सीकर अपने भरोसे को वापस से बना भी लेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि सीकर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाहर से कहीं से आया, पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में पेपर गया है, और जिस तरह की अभी तक जानकारी है, सीकर में तो शायद सबसे लेट पहुंचा है, कि वहाँ पे बिल्कुल मतलब है ना, टेलीग्राम पे भी जब चला गया या व्हाट्सएप पे बहुत सारा फॉरवर्ड हुआ है, और सीकर के लोगों ने उसे एक्सपोज किया है कि भाई पेपर ऐसा चल रहा है, और तब जाके उन्होंने एनटीए को कंप्लेन की है, जबकि पूरे देश से कहीं से और एनटीए को कंप्लेन नहीं गई है। क्या आपको लगता है कि एनटीए और जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्थाएं हैं, पूरा जो सिस्टम है, उस पे ही लोगों का कहीं भरोसा कम ना होने लग जाए, और लोग नीट या इस तरह के एग्ज़ाम्स देने से ये ना कतराने लग जाएं, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे? दिनेश जी, देखो, इसमें मूल बात तो यही है कि उस बच्चे का भरोसा इस सिस्टम से उठने लग गया। तो आप एनटीए की बात करो चाहे किसी सिस्टम की बात करो, सरकार को इस लेवल पे उस भरोसे को, उस पेरेंट्स के भरोसे को जीतना पड़ेगा। आपको उनको सज़ा दो, आप उसका कानून बनाओ। इनके लिए साहब, जब संसद में सब कुछ आप कर सकते हो, तो उनकी सज़ा सार्वजनिक होनी चाहिए। आपकी बात सही है, और लोगों की रूह काँप जाए कि ये इन्होंने ऐसा अपराध किया था और इस तरह की सज़ा इनको मिली है। और तो शायद वो चाणक्य एक बात कहते थे कि दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि आपने भेड़ चुराई है, दंड इसलिए दिया जा रहा है कि कोई दूसरा भेड़ नहीं चुराए। बिल्कुल सही बात किसी है। पर्टिकुलर व्यक्ति को कि यार एक भेड़ चुराने के लिए मुझे इतना बड़ा दंड क्यों दिया जा रहा है, तो वही वाली बात है कि वो दूसरा भेड़ नहीं चुराए। तो दोबारा से कोई ऐसा नहीं करे, इस तरह की गलती नहीं करे, इस तरह की बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। इसके लिए कोई एक दंड संहिता बड़ी बननी चाहिए। और सर, इसमें दिनेश जी ये बताएं कि अब इन बातें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक देश की व्यवस्था को इसमें आगे आना पड़ेगा। और नए भारत के निर्माण की जो अपन बात करते हैं, विश्वगुरु की जो बात करते हैं, ये जो बालमन जो 9th क्लास में जो पढ़ रहा है, मैं अमूमन ये मानता हूँ 8th क्लास के बाद समझने लग जाता है, और जो 12th क्लास और 12th क्लास के बाद 1 साल 2 साल रिपीट करके अपने सपने को एक धरातल पे लाने के लिए बात कर रहा था, उसका परिवार उसके साथ लगा हुआ था, उस 5-6 साल के गैप में जो जनरेशन चल रही है, उस जनरेशन से तो नए भारत का निर्माण होगा। बिल्कुल। और वो जनरेशन यहाँ से इस भारत की व्यवस्था और कानून की व्यवस्था और अपने साथ होने वाले खिलवाड़ को देख रहा है, अपने परिवार के साथ होने वाली बिना किसी कारण से उनके आने वाली परिस्थितियों को देख रहा है। किसी दूसरे का दंड उसका परिवार भुगत रहा है। तो उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसके ऊपर क्या काली छाया है, उसकी स्थिति पे जाकर के सोचने वाला आदमी ही इस व्यवस्था में भाग ले सकता है। आप किसी एजेंसी की बात करो, आप किसी मंत्री की बात करें, मतलब सब कुछ उस पेन को पालना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अब अपन यदि बात करें तो अब आने वाली वर्तमान परिस्थिति में इस 1 महीने में उन बच्चों को अपन कैसे करें, तो सर सरकारी व्यवस्थाएं किस तरह से सेट हों,
ये आप जैसे लोगों का काम है, हम सब लोगों का काम है, आप जागरूक करें, आप मीडिया के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करें और ये जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होना चाहिए। नहीं तो इस कंपटीशन की व्यवस्था और एक भारत के युवा जिसका दर्द मैं थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता हूँ, वहाँ के में हम देखते हैं, तो एक 8th क्लास से लेकर के उस बच्चे के दिमाग में सब कुछ ऐसा होता है, वो कितनी भी प्रकार की मानसिक स्थितियां अपने अंदर बना लेता है, अपने अंदर एक उसके मस्तिष्क में एक ऐसी बातें चली जाती हैं जो जीवन भर नहीं निकल पाती हैं। बिल्कुल सही है। और यही वो पीढ़ी है, यही वो जनरेशन है जो 2047 के जिस भारत की हम बात नए करते हैं, भारत के सरकार निर्माण की जिसकी बात बात करें। करती है, राइट, सही करें उस आप। 2047 में यही लोग होंगे जो भारत को दुनिया में एक पहचान देंगे। या जिन कुर्सियों पे सब लोग जो बैठे हैं आज उनके जो बैठे आसपास या वहां जो आज बैठे हैं वहां हाँ। ये बैठेंगे या बैठने के आसपास होंगे। हाँ, तो अगर आप इनके साथ इतना बुरा करेंगे तो ये तब क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम बदले ताकि Right. इनके मन पे चोट ना लगे, इनको अपना भविष्य सुरक्षित व्यवस्था दिखे, में इनका विश्वास तो हो सर, आपकी व्यवस्था में बात से। विश्वास हो। और व्यवस्था में विश्वास नहीं होगा तो फिर कोई भी सिस्टम बना नहीं रह सकता बहुत लंबे समय तक। ये ज़रूरी है और जिम्मेदार लोगों पर इस बात का असर हो, इन बुझे हुए चेहरों का असर हो, उन परिवारों का। और मैं तो ये देखता हूँ कि सीकर में जब भी हम इस स्टूडेंट से बात करते हैं, देश भर के बतेरे राज्यों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन सब में कॉमन होता है कि या तो वो मिडिल क्लास फैमिली से या तो Right, sir. लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जी बिल्कुल सही करें। गांव ढाणियों के बच्चे होते हैं, गाँव ढाणी के बच्चे, जिनको एक 90% बच्चे यहाँ वही सपना आते हैं। सीकर का एक इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति दिखाता है कि अगर तुमने मेरी उंगली पकड़ ली तो मैं तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। और न जाने कितने ऐसे परिवारों की ज़िंदगी आज तक सीकर में आकर बदली होगी। जी सर। उन परिवारों के बच्चे यहाँ पर कैसे आते हैं, कैसे पेट काट कर वो यहाँ की फीस देते हैं, यहाँ पर रहने का खर्चा उठाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस बच्चे को भेज दिया, उनकी मम्मी आगे साथ में रहती है ताकि बच्चे को परेशानी नहीं हो, बच्चा बस सिर्फ पढ़े। तो उधर बाकी का परिवार सफ़र होता है, इधर माँ बेटी यहाँ पे रहते हैं, तो वो ये सब चैलेंज को फेस करते हैं। और उसके बाद में आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब आपको 1-1.5 महीने जब भी रीनीट होगी तब तक आपको फिर से रहना, फिर से पैसा देना, उस पेशेंस को बनाए रखना, उस वापस पेशेंस उसी को ऊर्जा बनाए से रखना। लगना सर, हाँ। बड़ी समस्या है। और जब एक बार एग्ज़ाम खत्म होता है तो इंसान थोड़े सुकून के पल आते हैं कि हाँ चलो एग्ज़ाम हो गया, अपन ने मोड अच्छे बदल से दे जाता लिया। है, मोड बदल जाता है। और आप 10 दिन बाद में कह रहे हैं कि नहीं फिर से देना है। सर ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और मैं तो सर आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों की इस मानसिक स्थिति पे उनको अब 1.5 महीने में क्या करना चाहिए वो मैसेज मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। बिल्कुल। कि बेटा जो बच्चे अभी रीनीट देंगे उन बच्चों को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मेरे अनुभव से मैं आपको बात कर रहा हूँ। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत किया, आपने बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत किया, आपने परिवार ने आपका साथ दिया है, आपके अच्छे गुरुओं ने या जहाँ कहीं भी आपके साथ जो ईमानदारी से काम हुआ है, आप उस ईमानदारी को बनाए रखें और मन में एक विश्वास पैदा कर लें कि वास्तव में अपनी ईमानदारी से काम किया है। तो ईमानदारी से काम करने के बाद में भी यदि इस तरह की संघर्षशील परिस्थितियाँ आती है तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि ये परिस्थितियाँ आपसे जीवन में बहुत कुछ बड़ा कराने के लिए आ रही हैं। और ईमानदारी से किया हुआ काम क्या मेहनत का ईश्वर फल दिए बिना नहीं रहता है, ये आप मान के चलें। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा इन बच्चों को। 2017 में हमने कौटिल्य IIT इंस्टीट्यूट शुरू किया जी। 2017 में हमारा पहला बैच था। मेरे खुद का नवजीवन स्कूल का बच्चा जो राजस्थान की 2nd मेरिट में आया, मैथ स्ट्रीम में 1st नंबर पे था, अरुण प्रसाद जी। जो बच्चा बीकानेर नगरासर गांव के पास, बॉर्डर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के पास गांव, वहाँ का बच्चा था। उन्होंने राजस्थान को टॉप किया, मेरे स्कूल को टॉप किया और वो मैथ स्ट्रीम से था। तो हमारे लिए कौटिल्य का पहला बैच था, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिजल्ट भी और मेहनत करने का एक आधार था कि इसके ऊपर अपन दाव लगा के मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी IIT की रैंक निकालेंगे। बिल्कुल सर उस बच्चे के साथ मेहनत करते रहे। दिसंबर में जाते जाते एक वाकया उस बच्चे के साथ होता है। उसकी बहन, एक ही बहन थी छोटी जो 9th-10th क्लास में थी, वो किसी दुर्घटनावश खत्म हो जाती है। अच्छा। दुर्घटना में डेथ हो जाती है। दिसंबर में जब उस बच्चे की मन मस्तिष्क में ये बात आई तो हमने उसको, परिवार के लोगों ने, उसके पिताजी थे हनुमान प्रसाद जी, उन्होंने मैसेज दिया तो मैं यहाँ से बच्चे को लेकर के मेंटली प्रिपेयर करते हुए उसको वहाँ भेजा। और 12-15 दिन के बाद में हमने मेंटली प्रिपेयर करने का प्रयास किया, लेकिन शायद वो बाल मन के मस्तिष्क से वो चीज़ें और उसकी आदत निकली नहीं। हुआ ये कि उसके बाद वो लगा रहा, लेकिन हुआ ये कि उसका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ।
मेरे पास जिस दिन IIT का रिजल्ट का फ़ोन आता है, बच्चे आप ध्यान से सुनिए इस बात को, उस दिन उसके पिताजी हनुमान जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि अभी 2-3 घंटे से अरुण मिल नहीं रहा है। अच्छा। मोबाइल वगैरह उसके पास जो था वो घर पे ही है। हुआ क्या कि वो उसके आसपास के गांव में आसपास के आक और ये खींप और ये बड़े बड़े झाड़ फूस के जी। पौधे थे, तो उनमें जाकर के कहीं वो 2-3 घंटे के लिए साइलेंटली अकेला ही छुप गया। बात कर, लोग ढूंढते रहे, फिर वो आया तो मैंने कहा यार, आते ही मैंने कहा अभी डिस्टर्ब हो गया, बात कराओ मेरी हनुमान जी। मैंने कहा यार, जीवन में ईश्वर ने अपनी कठिन परीक्षा ली है, वो भी बात सब पे लागू होती है, तो घबरा मत। अपने पास जीवन के सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे रास्ते भी, भगवान एक रास्ता बंद करता है, दूसरा रास्ता भी है। मैंने उसको एक आनंद फानंद में कहा कि तू DU चला जा, अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाकायदा ग्रेजुएशन किया, कॉन्ट्रैक्ट में रहा। ये बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ईश्वर यदि अब ईमानदारी से अपने मेहनत की है तो उसका फल देगा, इसलिए घबराने की कहीं जरूरत नहीं है बच्चों को। अभी आपको रीशेड्यूल होकर के काम में लगना है। दिनेश जी, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसी 3 दिन या 4 दिन पहले फिर उसने वो किया, और 1 बार 2 बार उसने IAS का इंटरव्यू तक भी पहुंचा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है। लगा रहा, वो कर रहा था कंटिन्यूटी में। अभी 4 दिन पहले रात को 11 बजे उसके पिताजी का फ़ोन आता। मैंने कहा आज पता नहीं फ़ोन कैसे है रात को 11 बजे, और उन्होंने कहा कि अरुण की IFS में ऑल इंडिया 48वीं रैंक आई है, और वो ऑल इंडिया लेवल पे वो बच्चा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में वो सफल हुआ, और निश्चित रूप से उसका वो जीवन बन गया। तो मैं विद्यार्थियों को, बच्चे जो नीट दे रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा, मेरा एक ही मैसेज है कि आप इन परिस्थितियों में घबराएं नहीं, और जो कुछ हो रहा है सबके साथ हो रहा है, तो इसलिए अपने आप को अलग नहीं करें। और जो परिस्थितियां आ रही हैं, परिवार जब इतने दिन अपने साथ था, तो अब तो आपको अपने मेंटल स्टेटस को बढ़ा करके और कुछ सोचने की ज़रूरत है। वो बच्चे सोचें और निश्चित रूप से अपना काम करें, यही मेरा एक संदेश है। वापस अपनी जो भी फिजिकल जो चीज़ें आपको मिलती हैं, उनमें एडजस्ट होना आप सीख जाएं, और उनमें एडजस्ट होकर के 1-2 दिन में एडजस्ट होकर के अपने काम में लग जाएं। री नीट के लिए सभी ने टेस्ट सीरीज, जैसे हमने भी, नवजीवन नीट ने भी चला रखी है, सभी बच्चों को वापस रीसेट करके तो अपने अपना टेस्ट सीरीज दें। और बिल्कुल 15 तारीख से सिस्टमेटिक काम शुरू हो रहा है, तो सब बच्चों को अपने अपने जुनून के साथ वापस जुड़ना उनके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धियों में भी शामिल कर सकते हैं अपन। इसको जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यदि इस बात को मान के चले तो बच्चे इस बात का ध्यान रखें और तुरंत अपने काम में लगें। बहुत सही सलाह सर आपकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में अब जिन स्टूडेंट्स के पेपर रह गए हैं, जिनको फिर से नीट देनी पड़ रही है, वो मुझे लगता है और बेहतर करेंगे, और बेहतर करें। इस व्यवस्था को, इन बढ़ाना सरकारों को, इन एजेंसीज को और इन लापरवाह अधिकारियों को वो जवाब देंगे अपनी मेहनत से। और यकीनन कि अगर वो सीकर से निकल के जब भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तो वो अपने इस नीट को याद करते हुए वो व्यवस्थागत बदलावों की तरफ भी जाएंगे, कि जब उनके हाथों में कमान होगी तो वो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और नीट के इस सफ़र में आपकी फैकल्टीज़, आपका मैनेजमेंट, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, सब आपके साथ होंगे। जहाँ पे आप बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते थे, या जहाँ पे आप मेस में खाना खाते थे, आपके लैंडलॉर्ड, आपके PG वाले, सब कोई सीकर के लोग आपकी मेहनत में आपके साथ होंगे। आप इस तपस्या को जारी रखिए, कुछ ही दिनों की और बात है, आप बेहतरीन परिणाम देंगे, पहले से भी ज़्यादा देंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे सीकर को देश भर में आप गौरव करने का एक मौका ज़रूर देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आप और सीकर पूरा एक साथ मेहनत करेगा, और तब परिणाम आज से भी और ज़्यादा बेहतर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।